हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद इज। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जहां पर आप समझोगे कि इस चैप्टर में आपको करना क्या है, होता क्या है, और यहाँ पर रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में कौन सी नई टर्म्स आएंगी, उन सब की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो सभी कुछ आप इस चैप्टर में सीखोगे और मैं आपको इस वीडियो में बेसिक्स समझाने वाली हूँ। तो बने रहना एंड तक। ये है आपका चैप्टर नंबर 5 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। नए एडिशन वाले बुक में ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, तो कंफ्यूज मत होना। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो आपने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स में समझा। उनमें इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी यूज की जाती है वो आपने चैप्टर 2 चेंज इन पीएसआर में समझा। और वहां जितना कुछ भी आपने समझा दोनों चैप्टर में, वो आपने अप्लाई कहाँ किया? थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जितनी भी आपने एडजस्टमेंट सीखी थी, जो भी रेशियोज निकालनी थी, वो सारी की सारी आपने अप्लाई की, सीखा कैसे उन सबको यूज करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। वहां आपने खूब प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस की। तो यहाँ आपकी वही चैप्टर की प्रैक्टिस काम आने वाली है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में। क्यों? क्योंकि मोर और लेस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंसेस है वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए कवर की है। साथ में ही जो डिफिकल्ट पॉइंट्स थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, जैसे रिजर्व्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, वो मैंने दोबारा से यहाँ पर आपके लिए कवर किया ताकि आपको अच्छे से और समझा सके। तो बने रहना एंड तक। देखते हैं क्या करना है आपको। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या है? रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एज हो जाएगी 60-65 तभी कोई पार्टनर उस फर्म को छोड़ के जाएगा तो हम उसको रिटायरमेंट कह रहे हैं। नहीं, रिटायरमेंट का मतलब है यहाँ पर अगर कोई पार्टनर फर्म में से फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, अपना वहां पर बिजनेस नहीं करना चाहता, छोड़कर जाना चाहता है, तो उसे हम कहेंगे रिटायरमेंट। यहाँ पर ये आपकी रिटायरमेंट किस वजह से हो सकती है? हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर एज आने के बाद भी हो सकता है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या डिफरेंसेस आने की वजह भी हो सकती है रिटायरमेंट की। तो यहाँ पर जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देता है तो उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट। और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो कि किसी पर भी बस नहीं है, ये गॉड की विश पर है, तो वो किसी भी मोमेंट पर होती है, तो हम उस केस में कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पर भी पार्टनरशिप आपकी खत्म हो जाती है। दोबारा से किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ पर आपकी दोबारा से नई पार्टनरशिप बनती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। जैसे नए पार्टनर के आने पर आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, दोबारा से बनती है, दोबारा से रिवैल्यूएट होती है, उसी तरह से किसी पुराने पार्टनर के रिटायर छोड़ने पर या उसकी डेथ होने पर भी आपकी पुरानी पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। आपको दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनानी होगी, दोबारा से रिवैल्यूएट करनी होगी, एसेट्स लायबिलिटीज जितने भी रिजर्व्स प्रॉफिट्स हैं सबकी ट्रीटमेंट करनी होगी। तो अब देखते हैं क्या करना है आपको, एक एक स्टेप। अगर आपका रिटायरिंग पार्टनर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसको मिलेगा क्या? रिटायरिंग के साथ साथ आप इसमें डेथ का भी कॉन्सेप्ट दोनों के केस में सेम ही रहेगा। ये मत सोचना कि मैम ने सिर्फ रिटायरिंग रिटायरिंग बोला है तो ये रिटायरिंग में ही है। रिटायरिंग और डेथ दोनों के लिए ही ये सेम चीज चलेगी। तो रिटायरिंग पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में उस पार्टनर को मिलेगा क्या क्या? एक तो जो पार्टनरशिप फर्म, जो बिजनेस आपने इतना लंबा चलाया, उसमें उस बिजनेस की जो गुडविल बन गई है, रेपुटेशन बन गई है, उस बिजनेस की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, तो वो जो उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा रिटायरिंग पार्टनर का, वो आपको निकालना है, उसकी एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद जितने रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या है? प्रॉफिट का एक पार्ट आप रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हो ताकि कोई इमरजेंसी वाला टाइम हो तो आप उनको यूज कर सको उन खर्चों के लिए जो आपको इमरजेंसी के टाइम में करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर वो रिजर्व्स अगर बाकी हैं तो वो किसकी मेहनत के हैं? इस पार्टनर की मेहनत के भी है। तो रिटायरिंग पार्टनर का उसमें शेयर कितना बनेगा वो आपको देखना है। शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको कहा, जब कोई पार्टनर जाता है छोड़कर,
तो आपकी एक तरह से पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। उस टाइम पर आप दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो अपनी पार्टनरशिप को। रिकॉन्स्टिट्यूट करते तो आप दोबारा से अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को इवेल्युएट करते हो कि आज की डेट में इन एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या वैल्यू है, कितना पैसा आपको लेना है और कितना देना है। अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो उसमें भी इस पार्टनर की हिस्सेदारी है, लॉस है तब भी इस पार्टनर की हिस्सेदारी है, वो आपको शेयर कैलकुलेट करना है। इसके बाद सारी एडजस्टमेंट के बाद उसकी कैपिटल कितनी बनती है वो आपको निकालनी है और वो उसको पेमेंट करनी है। अब यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए अगर आपका रिटायरिंग पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको किस किस पॉइंट पर ध्यान देना है, किस किस चीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले आपको निकालना होगा न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। जैसे कि कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो आपको क्या करना होता है, कभी भी न्यू रेशियो निकालनी पड़ती है। और उस टाइम पर नए पार्टनर के आने पर जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पार्ट सरेंडर करते हैं ताकि नए पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल सके। तो वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसी तरह से रिटायर होने पर किसी पार्टनर के जाने पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन लेगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएगा बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स के पास। तो वहां यहाँ पर अब ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, गेन करेंगे। एक पार्टनर के जाने पर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, बचे हुए पार्टनर्स को। तो वहां पर वो गेनिंग रेशियो हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग की जगह। यहाँ पर अब आप गेनिंग रेशियो वर्ड यूज करोगे जब भी आपको कोई भी गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी है, रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी है, तो आप यहाँ इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो को यूज करोगे, सेक्रीफाइसिंग नहीं। और जैसा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपने न्यू रेशियो निकाली थी, उसी तरह से यहाँ पर भी पार्टनर के जाने के बाद बचे हुए पार्टनर्स ने अगर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस किए हैं, आगे डिसाइड किया है कि किस तरह से वो आगे चलकर के प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी न्यू रेशियो क्या हो जाएगी वो कैलकुलेट करनी है। कोई नई बात नहीं है, बात नई जो थी वो थी ये गेनिंग रेशियो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती थी क्योंकि नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। यहाँ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में यहाँ पर कोई पार्टनर जा रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, उनको गेन हो। अब सेकेंड आपको ट्रीटमेंट करनी है गुडविल। अब जब कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो जो गुडविल आपने मेंटेन की बिजनेस की उसमें उसका जो शेयर बनेगा उसकी एडजस्टमेंट, उसका शेयर, उसकी ट्रीटमेंट आप बुक्स में कैसे करोगे, सेम है जैसे आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में की थी, बिल्कुल सेम ऐसे ही करनी है। मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी भी, लेकिन फर्क ये है कि सेक्रीफाइसिंग की जगह आपको गेनिंग रेशियो में करना है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स करने हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं उनको बांटना है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे ये स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में तो आपको सबसे पहले ये रेशियोज निकालनी है, चेक करना है रेशियोज कहाँ तक कितना निकालना है। फिर उसके बाद गुडविल है तो गुडविल का किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी है, क्या शेयर बनेगा। रिजर्व्स चेक करने हैं, क्वेश्चन में कितने रिजर्व्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर का कितना बैलेंस बन रहा है कैपिटल का वो उसको पेमेंट करनी है, किस तरह से वो सारी ट्रीटमेंट करनी है। तो अब बारी ले आती है एक एक स्टेप को उठा करके और अच्छे से समझने की। अब इसके बाद लास्ट स्टेप ये रह जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी जो कैपिटल है वो किस प्रोपोर्शन में रेशियो में रहेगी, वो भी आपने जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में समझा था, सेम वैसे ही आपको करना है रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को प्रोपोर्शन में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करना, एडजस्ट करना। तो अब देखते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का मतलब क्या है, अगर आपका कोई पार्टनर है वो जा रहा है और यहाँ पर या तो क्वेश्चन में नहीं लिखा कि आगे चल करके बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ भी नहीं लिखा, या ऐसा लिखा है कि वो सेम ही रहेगी जैसे पहले चल रहा था उनका रिमेनिंग पार्टनर्स का सेम ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, तो उस केस में क्या करोगे। उस केस में आप एक एग्जांपल से समझो, मान लो ए बी सी है, तीनों पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:5। बी रिटायर हो जाता है तो
नई रेशियो जो बन जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए, बी का पार्ट था 4, तो ये तो चला जाएगा, इसका शेयर चला गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 3 और 5। ए और सी का शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी 3:5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि आगे चल करके इन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी। तो हम यही एज्यूम करके चलेंगे जो उनका पुराना चल रहा था वही रेशियो आगे भी चलेगी और उनकी रेशियो बन जाएगी 3:5। आपको बस रिटायरिंग पार्टनर का पार्ट हटा देना है, बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट रह जाएगा। एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब एक या सभी पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को परचेज करते हैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि ठीक है ये जा रहा है तो हम इसका पार्ट परचेज कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो वो पार्टनर जो परचेज कर रहा है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में उसको आप ऐड कर दोगे। जैसे कि यहाँ पर एबीसी 3 पार्टनर, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। ए अगर रिटायर हो रहा है तो बी उसके शेयर को टेक करता है, मतलब कि ले रहा है। ए रिटायर हो रहा है और बी ए के शेयर को लेने वाला है, तो उस केस में आपको क्या करना है, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी क्या है 2/6 इस रेशियो के अकॉर्डिंग, और अगर वो ए का भी शेयर लेता है तो उसका ए का शेयर कितना बनता है 1/6, तो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में इसको आप टोटल कर दोगे तो कितना बन जाएगा 3/6। अब ये इसका नया शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, तो इसके चेंज की वजह से आपको न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो अब बचे हुए पार्टनर्स कौन है, बी और सी। तो बी और सी की न्यू रेशियो क्या बन जाएगी, सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3/6, बी की भी बन गई है 3/6, तो नई रेशियो आ जाएगी आपकी 3:3 1:1। तो आपको कुछ लॉजिकली समझना है, ज्यादा परेशान या कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो आपको देखना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कोई पार्टनर उसके शेयर को खरीद रहा है। जैसे एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचते थे और नया पार्टनर खरीदता था, ऐसे ही जाने वाला पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है और जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को खरीद रहे हैं। अगर खरीद रहे हैं तो उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि गेनिंग हो गया ना। अगर वो खरीद रहे हैं तो उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएगा, गेन है ये, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट उनके लिए गेन है, ये गेनिंग है। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाती है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में क्या करोगे, देखो दो केसेस हैं, जैसे कि आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी देखा था। अगर आपकी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा था और वहां पर नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता था और आगे चल करके ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे रहेगा क्वेश्चन में नहीं दिया होता था, तो हम यही मान के चलते थे कि रिमेनिंग प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम क्या मान के चलते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी उनकी, वही ओल्ड रेशियो। इसी तरह से अगर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स की सेम है जैसे कि ओल्ड रेशियो है, तो आपकी गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी, सेम वही रहेगी जो उनकी ओल्ड रेशियो है। जैसे कि एग्जांपल में देखो, एबीसी 3 पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:5। बी अगर रिटायर हो रहा है तो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि आगे चल करके इन रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी। तो क्या मानना है आपको, जो उनका ओल्ड रेशियो में पैटर्न है वही आगे चल करके भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी। तो यहाँ पर गेनिंग गेनिंग रेशियो आएगी, गेनिंग रेशियो आपको क्या लेनी है 3:5, वही रहेगी जो उनकी ओल्ड रेशियो है वही उनकी गेनिंग रेशियो रहेगी। आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, ये ट्रिक आपके आगे क्वेश्चन से काम आने वाली है, इसको ध्यान रखना। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी हमने बहुत बहुत जगह इसको यूज किया है, हमारा टाइम सेव हुआ है। इसी तरह से इस चैप्टर में भी आपको इसको यूज करना है। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर दिया हो कि कौन सा पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर आपको दिया है क्वेश्चन में दिया है कि आगे चल करके रिमेनिंग पार्टनर्स प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अब आपके पास ओल्ड रेशियो भी आ गई, न्यू रेशियो भी आ गई। उस केस में अब आप कैसे निकालोगे कि किसको गेन हो रहा है या नहीं हो रहा और कितना हो रहा है, तो वही फॉर्मूला लगेगा आपका गेनिंग रेशियो निकालने का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाते थे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन यहाँ गेनिंग रेशियो के लिए आप क्या लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर नई रेशियो में का मतलब है नई रेशियो में उसके प्रॉफिट में एडिशन हो जाएगा,
कोई पार्टनर जा रहा है, 3 की जगह 2 पार्टनर रह जाएंगे, प्रॉफिट अब 3 की जगह 2 में बटेंगे, तो न्यू रेशियो में उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसलिए न्यू रेशियो में उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़कर आएगा, तो गेनिंग होगी। तो आपको न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करनी है, तभी आपको गेनिंग रेशियो पता चलेगी। तो यही डिफरेंस है एडमिशन वाले और इस चैप्टर में। मैं साथ के साथ दोनों के डिफरेंसेस आपको समझा रही हूँ। रिकॉल भी हो रहा है, आपका रिवीजन भी हो रहा है एक तरह से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, और यहाँ पर ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करना है। जैसा कि आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में नई पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालते थे, क्यों निकालते थे? क्योंकि उसके आने पर ओल्ड पार्टनर्स को अपना शेयर ऑफ गुडविल सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। अगर आज हम उस बिजनेस को नहीं सेल कर रहे, वाइंड अप कर रहे, तो इसका मतलब क्या है? ये बिजनेस आगे चलकर कभी भी वाइंड अप होगा, उस टाइम उस बिजनेस को सेल करेंगे, तो उस टाइम जो वो मार्केट वैल्यू उसकी होगी वो एक्सेस होगी, तो वो 2 पार्टनर्स की जगह 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो वहां पर इन ओल्ड पार्टनर्स को नुकसान होने वाला था, तो वहां पर आने वाला पार्टनर, जो नया पार्टनर था, वो ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करता था। इसी तरह से यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर के केस में आपको क्या करना है? रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर बनेगा, या तो वो कहेगा कि पूरा वाइंड अप करो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, पार्टनरशिप ब्रेक हो गई, बिजनेस सेल कर दो, और जो एक्सेस अमाउंट बनती है बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो मार्केट में जो गुडविल की रेपुटेशन की वैल्यू है इस बिजनेस की, वो मुझे दो। नहीं करते हो तो ठीक है, जो मेरा शेयर बनता है, जो कि तुम्हें आगे चल करके मिलने वाला है, मेरा प्रॉफिट तुम आगे चल करके पाने वाले हो, तो मुझे आज की डेट में कंपनसेट कर दो, मुझे उसके लिए पेमेंट कर दो। तो वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जगह यहाँ पर क्या करना है आपको? गेनिंग रेशियो लेनी है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जैसे कि वहां पर एडमिशन में आप नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करना है कि उसका कितना गुडविल में शेयर बनता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है गेनिंग रेशियो। वहां हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे एडजस्टमेंट के लिए, यहाँ रिटायरिंग वाले में आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है कि किसको इसके जाने पर फायदा हो रहा है, किसको इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है, किसको इसका शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके मिलने वाला है। तो जिसको मिलेगा वही इसको पेमेंट करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, एबीसी 3 पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:5, बी रिटायर हो गया, पूरी फर्म की गुडविल है 30,000 रुपए, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री बतानी है गुडविल, क्या करोगे? अब बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो जाएगा तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगी? 3:5 यही बनेगी। और आपको मैंने कहा था, जैसा कि अभी लास्ट मैंने अभी समझाया है, कि अगर आगे चल करके इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी हो क्वेश्चन में, तो हमको गेनिंग रेशियो क्या माननी है? जो उनकी रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशियो बनेगी, ओल्ड रेशियो 3:5, वही आपकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। तो गेनिंग रेशियो 3:5 है। बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? जैसा कि यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए कहा है, 30,000 रुपए में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 4/12 है, तो 10,000 रुपए की गुडविल में उसका शेयर बनता है। गेनिंग रेशियो आपकी 3:5 है। तो यहाँ पर इस 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करो गेनिंग पार्टनर्स। कौन है गेनिंग पार्टनर्स? बी के जाने के बाद उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिल रहा है? ए और सी को, वही गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो इन दोनों को ये शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, तो उनके कितना कितना हिस्सा आ रहा है वो आपको निकालना है। एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां वहां भी आप गेनिंग पार्टनर को ही डेबिट करते थे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते थे। यहाँ पर भी आपको गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है। हालांकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज हो जाएंगे गेनिंग वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, उनको आपको डेबिट करना है। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन सा हो जाएगा? जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर छोड़कर जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, सरेंडर करके जा रहा है, बेच के जा रहा है, वही आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो उसको आप क्रेडिट करोगे। कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस फर्क क्या था? सेक्रीफाइसिंग की जगह यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है और उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना।
जिसने गेन किया है बस उसी के साथ आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी है। क्लियर है? अब यहाँ पर गुडविल वाला आपने जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी देखो, अगर आपकी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल शो हो रही है, एसेट्स में ऑलरेडी गुडविल का बैलेंस आ रहा है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है आपने किसी से ये बिजनेस परचेज किया था, उसको उसकी नेट एसेट की जगह ज्यादा पेमेंट की थी, एक्सेस पेमेंट की थी, वो एक्सेस पेमेंट जो की थी वही गुडविल थी, जिसे आपने पे किया था, पे करके परचेज किया था। तो जब भी हम कोई कंसिडरेशन पेमेंट करके किसी से बिजनेस खरीदते हैं एक्सेस अमाउंट में, तो वो गुडविल की अमाउंट परचेज गुडविल कहलाती है और एसेट्स में हम उसको शो करते हैं। अब वो तो तब आपने खरीदी थी और तब आपने एसेट्स में शो कर दी, लेकिन अब जब ये रिटायर हो रहा है एक पार्टनर, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट कर रहे हो, तो पहले वाली गुडविल आपकी खत्म हो जाएगी। अब नई तरह से आपने गुडविल को रिवैल्यूएशन किया है, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी जो बुक्स में नहीं शो की जाएगी, आपस में पार्टनर्स में एडजस्टमेंट की जाएगी। तो इस गुडविल को आपको क्या करना है? इस गुडविल को आपको खत्म कर देना है जो बुक्स में ऑलरेडी शो हो रही है। ये एसेट है, बिना कुछ पे करे हुए जा रही है, कुछ भी आपको नहीं मिल रहा, तो एक तरह से लॉस है। लॉस है तो किसके बीच में जाएगा? सभी पार्टनर्स ए बी सी, ये नहीं है यहाँ पर कि बी रिटायर हो रहा है तो उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये भी इसी का हिस्सेदार है, जब तक ये था ये उसी का बिजनेस था, उसी के बिजनेस की ये गुडविल है, तो यहाँ पर उसके पास भी इसका शेयर जाएगा। लॉस है तो सभी पार्टनर्स एबीसी तीनों को ही उनकी ओल्ड रेशियो में ये ट्रांसफर करोगे, उनके अकाउंट को डेबिट करोगे। क्लियर? जैसे कि हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर भी यही किया था। क्या किया था उसमें? लेकिन नए पार्टनर का कोई शेयर नहीं था, ओल्ड पार्टनर्स में ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। जिन पार्टनर्स ने बिजनेस किया उनका जितना शेयर जहां तक रहता है, आपको उनकी ट्रीटमेंट वहीं तक करनी है। ये बिजनेस यहाँ तक ये रिटायरिंग पार्टनर का भी है, तो जितना भी रिजर्व्स हैं, सरप्लसेस हैं, सभी इसको मिलेंगे, लॉसेस हैं वो भी इसी को मिलेंगे। ठीक है? तो चलो आगे और नेक्स्ट देखते हैं आप क्या करना है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेम है, बिल्कुल सेम है, जैसे कि नए पार्टनर के आने पर एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हो, रिटायरमेंट पे भी आपको रिवैल्यूएट करना है। अगर एसेट्स बढ़ती हैं तो आपको कहाँ शो करनी है? अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पर शो करनी है, अगर घटती है तो आपको डेबिट साइड पर शो करनी है। अगर आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू घटती है तो क्रेडिट साइड पर शो करनी है, अगर लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो डेबिट साइड पर शो करनी है। अगर आपकी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मतलब कोई लाइबिलिटी है जिसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो एक तरह से नुकसान है, उसे आप डेबिट साइड पर शो करोगे। और अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई एसेट आपको पता चली जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की हुई बुक्स में, तो वो आपके लिए फायदा है, तो आप इवैल्यूएशन में क्रेडिट करोगे। ऐसे ही अब आपको प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स के अकाउंट में, कौन से पार्टनर्स? इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, सारे पार्टनर्स ए बी सी, जितने भी पार्टनर्स हैं, रिटायरमेंट का अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, रिटायरिंग पार्टनर का भी इसमें हिस्सा है। यहाँ पर सभी पार्टनर्स में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लॉस है तो भी उन सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। रिटायरिंग पार्टनर का ये मतलब नहीं है कि उसको ये आप दोगे ही नहीं, उसको भी इसका हिस्सा मिलेगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व किसकी मेहनत के हैं? सभी पार्टनर्स की मेहनत के हैं, तो ये रिटायरिंग पार्टनर का भी इसमें हिस्सा होगा। और एंट्री क्या बनेगी? देखो, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड, कुछ भी ऐसा आपके पास बैलेंस शीट में दिया है और क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा कि आप पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स इसको आगे बुक्स में लेकर के जाना चाहते हैं, तो या आपका क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको क्या करना होता है? जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ओल्ड पार्टनर्स में, ऐसे ही यहाँ पर भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स क्या है? ओल्ड पार्टनर्स सभी पार्टनर्स है, इवन इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करके सभी में ये सभी प्रॉफिट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उसके जाने पर। लॉस है तो लॉस भी इन सभी पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में।
कोई डिफरेंट नहीं है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम है एज इट इज जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ध्यान रखना है कि वहां पर एक नया पार्टनर आया था तो हमने उसको इंक्लूड नहीं किया था इन सभी रिजर्व्स को बांटते हुए, लेकिन यहाँ अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा फिर भी इसमें है क्योंकि ये उसी की मेहनत का है, तो ये उसको मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने आपका जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ये कॉन्सेप्ट था जो कि कई बच्चों को अभी भी डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने इसको दोबारा से यहाँ पर कवर किया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो स्पेशल रिजर्व्स बनाए गए हैं उनकी ट्रीटमेंट आप क्या करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या? आपने कभी कभी सुना होगा कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स होते हैं और उन वर्कर्स से रिलेटेड कई बार अननोन खर्चे होते हैं, कुछ क्लेम्स आ जाते हैं, तो उन क्लेम्स को आप कैसे पेमेंट करोगे? उन अनडिसाइडेड अनएस्टिमेटेड खर्चों को जो सडनली आ जाते हैं आप उनको कैसे करोगे? एकदम से ज्यादा खर्चा आ जाएगा तो आप उनको कैसे मीट करोगे? तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट में से ही कुछ पार्ट ऐसे खर्चों के लिए अलग अलग रिजर्व्स में ट्रांसफर करती हैं। जैसे कि आपको कोई चीज खरीदनी है, मान लो आपको कोई पर्टिकुलर चीज खरीदनी है, तो आप उसके लिए एक पॉकेट मनी इकट्ठा करनी शुरू कर देते हो ताकि आपको जब खरीदनी हो तो आप उस पैसे को यूज करके उस सामान को खरीद सको। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस भी वही सिस्टम करती है, कोई डिफरेंट नहीं है। हम जो लाइफ स्टाइल में लाइफ में सीखते हैं बचपन से, वही चीज बड़े होकर के अपने बिजनेस में भी वही चीजें एप्लीकेबल करते हैं। तो यहाँ पर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड आपके 4-5 केसेस हैं, वो आप समझ लो। जैसे कि पहले नो क्लेम, अगर यहाँ पर आपने रिजर्व क्रिएट किया, आपने ये खर्चा सोच के रिजर्व इकट्ठा किया हुआ है और इस टाइम जब आपका रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का, तब तक कोई क्लेम नहीं आ रहा वर्कर का, कोई भी क्लेम नहीं आया है वर्कर्स से, तो क्या करोगे? ये रिजर्व है, रिजर्व है तो एज इट इज प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एज इट इज ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्ट। क्लियर? एंट्री क्या बन जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर दोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कर दोगे सभी पार्टनर्स को। इसके बाद अगर आपका क्लेम आता है लोअर क्लेम, लोअर क्लेम का मतलब जितना आपने रिजर्व बनाया हुआ है उससे कम का क्लेम आता है। मान लो आपने रिजर्व बनाया हुआ है 50,000 रुपए का, वर्कर्स का क्लेम आ रहा है इस टाइम पर, जब आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि वर्कर्स का क्लेम आ रहा है 30,000 रुपए का। तो आपने कितने का सोचा था? 50,000, और क्लेम कितने का आ रहा है? 30,000 रुपए का। तो आपका पूरा का पूरा क्लेम जो आपने पॉकेट मनी इकट्ठी की थी इस खर्चे को मीट करने के लिए, वो आप इसी से ही एडजस्ट करोगे ना। तो 30,000 रुपए 50,000 रुपए में से एडजस्ट कर दोगे, वो खर्चा आप मीट कर दोगे। ये आप लोअर क्लेम आ रहा है तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को कि यहाँ ये क्लेम आ रहा है हम रिवैल्यूएशन में लिखेंगे, नहीं। जब तक जितनी अमाउंट का आपका रिजर्व है उससे कम का अगर आपका क्लेम है, आप उसको उतने तक उससे एडजस्ट करोगे। तो यहाँ 30,000 रुपए का अगर आपका क्लेम था तो आपने इसको एडजस्ट कर दिया, बाकी कितना बचा? 20,000 रुपए रिजर्व अभी भी बच गए, पॉकेट मनी आपकी बच गई, सामान खरीदने के बाद भी आपकी पॉकेट मनी बच गई। उस पॉकेट मनी का आप क्या करोगे नेक्स्ट? कोई और सामान खरीदने में। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। तो वही आपका रहेगा। एंट्री क्या बन जाएगी? देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपको पूरा खत्म करना है, डेबिट कर दोगे, इसका बैलेंस रखना नहीं है बुक्स में, कहीं आगे नहीं जाएगा। जो क्लेम आया था उसको आप डालोगे, क्रेडिट करोगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 30,000 रुपए। ये आपका क्या था? रिजर्व 50,000 का, क्लेम आपने डाला 30,000 रुपए से क्रेडिट, बाकी कितना बचा? 20,000 रुपए, वो पार्टनर्स के अकाउंट में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उनके अकाउंट में डाल दोगे। क्लियर? कोई डिफिकल्ट नहीं था। जितना पैसा आपने इकट्ठा किया था उसमें से सामान खरीदने के लिए जितना चाहिए था आपने यूज कर लिया, बाकी बचा हुआ पैसा आपके लिए बोनस है। बोनस है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है उसको आप अपने पास ही रखोगे ना। वही चीज की है, उस प्रॉफिट को हमने सामान खरीदने के बाद उस क्लेम को एडजस्ट करने के बाद पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में, रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करके।
मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, बार बार इस बात पर स्ट्रेस डाल रही हूँ। आप इस चीज को मिस मत कर देना। ये मत लेना कि अब रिमेनिंग पार्टनर नहीं, इसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा है। यहाँ तक बिजनेस उसने भी बनाया है तो उसका हिस्सा इन सभी में है। इसके बाद इक्वल क्लेम का क्या मतलब है? जितना आपने रिजर्व बनाया उतने का ही खर्चा आ रहा है। मतलब कि आपने रिजर्व अगर 50,000 का बनाया हुआ है तो वर्कर का क्लेम भी आपके पास 50,000 रुपए का आ रहा है। तो जितनी आपने पॉकेट मनी इकट्ठी की थी उतना ही आपका उस सामान को खरीदने में पैसा खर्च हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो आपने जिसके लिए पॉकेट मनी इकट्ठी की थी उतना आपने उसको यूज कर लिया। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रिजर्व जितना था उतना उसको क्लेम से एडजस्ट कर दोगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 50,000, और 50,000 का ही क्लेम आ गया तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ पर क्लेम आएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट आपका आ जाएगा 50,000। क्लियर? जितना था उतना ही हमारा खर्च हो गया, कुछ भी नहीं बचा तो हम पार्टनर्स को क्या देंगे? हाँ ये अच्छा है कि हमें और नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद फोर्थ केस क्या आ सकता है? जब आपका रिजर्व कम है लेकिन क्लेम ज्यादा आ रहा है। मतलब कि रिजर्व अगर आपका 50,000 था और क्लेम आ गया 70,000 रुपए, तो अब आपने पॉकेट मनी जितनी इकट्ठी करी थी, आप मार्केट में गए उस सामान को खरीदने जो आप खरीदना चाहते थे, उसकी मार्केट प्राइस, उसके प्राइस बढ़ गए, वो महंगा हो गया। तो अब आप क्या करोगे? आपको अपनी दूसरी पॉकेट मनी से यूज करना पड़ेगा पैसा, या आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी पड़ेगी, यही करना पड़ेगा ना। तो आप पहले क्या करोगे? जितनी पॉकेट मनी आपने इकट्ठी की थी उस पैसे को यूज कर लोगे, और जो डिफरेंस आएगा उसके लिए आप हेल्प लोगे ना अपनी पेरेंट से, कि वो आपको हेल्प कर दे इस सामान को खरीदने में। यही करते हो ना? यही चीज यहाँ पर भी करनी है। अगर आपका 50,000 का रिजर्व है और 70,000 का क्लेम आ रहा है तो 50,000 इस क्लेम से एडजस्ट कर दोगे, इसी के लिए इकट्ठे किए थे। तो 50,000 एडजस्ट करने के बाद अब क्लेम की वैल्यू कितनी रह गई? 20,000 रुपए का खर्चा और रह गया। 20,000 रुपए अब आपकी लाइबिलिटी का खर्चा और रह गया। ये लाइबिलिटी अब आपकी बढ़कर आ गई। ये जो बढ़ी हुई 20,000 रुपए है ना, ये अब आपका रिवैल्यूएशन में जाएगा। ये जब आपका क्लेम रिजर्व से बढ़कर के आता है तब वो आपका रिवैल्यूएशन में जाएगा। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिखोगे और पार्टनर्स में इस लॉस को रिवैल्यूएशन में जाएगा, डेबिट होएगा तो वो लॉस है तो पार्टनर्स में और रेशियो में आप डेबिट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एंट्रीज क्या बन जाएगी? देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, पूरा का पूरा 50,000 आपने एडजस्ट कर दिए। 20,000 रुपए आपको नुकसान है, लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन में खर्चा डालना है। अब जब यहाँ इस पॉइंट पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं खोलोगे ना, आपने इन सभी चीजों के लिए कौन सा अकाउंट मेंटेन किया? रिवैल्यूएशन। तो ये आपको नुकसान है, ये नया खर्चा आ रहा है 20,000 का, तो रिवैल्यूएशन में ही डालोगे 20,000 रुपए। और जो क्लेम है 70,000 रुपए का, उसको आप बैलेंस शीट में शो करोगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये जो लॉस रिवैल्यूएशन का डेबिट हुआ है इसको आपको साथ के साथ पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, डेबिट कर देना। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई गलती नहीं करोगे। इस चैप्टर में भी हम खूब प्रैक्टिस करेंगे इसको। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्या है? जब आप बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हो और आपको पता है इन्वेस्टमेंट्स का नेचर क्या होता है, उनका डेली प्राइस अप डाउन होता है, कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई बार बहुत घट भी जाता है। तो हम रिजर्व किस चीज के लिए इकट्ठा करेंगे? कौन से रिस्क से बचने के लिए करेंगे? हम रिजर्व क्यों इकट्ठा करते हैं? किसी रिस्क से बचने के लिए, किसी बड़े खर्चे से बचने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के ऐसे कौन से रिस्क से बचने के लिए हम इस रिजर्व को क्रिएट कर रहे हैं? फॉल या राइज? राइज के लिए नहीं करेंगे। क्यों राइज होगा? अगर मान लो आज आपकी 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, इसकी वैल्यू बढ़कर के 25,000 हो गई, तो आपको क्या इसमें कुछ नुकसान हो रहा है? आपको दुख होगा कि 20,000 से 25,000 हो गए? क्या आपको इसमें दुख होगा? नहीं, आपको तो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, आप बल्ले बल्ले करोगे। लेकिन यही 20,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 15,000 की हो जाएगी तो आपको दुख होगा। आप इसी खर्चे से, इसी नुकसान से बचने के लिए रिजर्व बनाते हो। तो ये जो रिजर्व बनाया जाता है मेनली आपका फॉल इन प्राइस के लिए बनाया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट की प्राइसेस घट जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, उस केस के लिए बनाया जाता है।
तो आप जो एस्टिमेट करते हो कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट है मेरी, इतने तक गिर सकते हैं इसके प्राइस, तो वो जो रिजर्व आपने बनाया है उस रिजर्व से ही आप उसको एडजस्ट करोगे अगर कोई फॉल इन प्राइस आता है। जैसे कि देखो मैंने 4-5 केसेस इकट्ठे किए हैं, उसको समझो। अगर आपकी बुक वैल्यू मतलब जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड किए है और मार्केट वैल्यू सेम है, मान लो 20,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बुक्स में शो की है और मार्केट में भी उसकी यही वैल्यू चल रही है 20,000 रुपए, तो क्या इसकी प्राइस में कुछ डिफरेंस आया? ना तो बढ़ा ना घटा। लेकिन अगर आपने बुक्स में रिजर्व बनाया हुआ है, एक तरह से वही पॉकेट मनी इकट्ठी की हुई है, तो ये तो आपकी एज इट इज रह गई ना। इस मूवमेंट पर जब रिटायरिंग पार्टनर है या एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा था, तो आपके पास ये रिजर्व तो अभी भी वैसे के वैसे रहे, आपका इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आप इसको किससे एडजस्ट करोगे? कुछ भी नहीं एडजस्ट करने का, तो ये तो एज इट इज आपका प्रॉफिट बचा हुआ है, तो इसको आप उन पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स रिमेनिंग नहीं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इस रिजर्व के पूरी अमाउंट को। तो एंट्री क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेबिट कर दोगे। क्रेडिट बैलेंस होता है इन सबका, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट कर दोगे तो ये बैलेंस नील हो जाएगा। इसके बैलेंस को आप ट्रांसफर कर दोगे, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करते हुए सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको आप क्रेडिट करोगे। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में अगर मार्केट वैल्यू रिजर्व से कम हो जाए, मार्केट वैल्यू लेस देन रिजर्व, अगर आपकी मार्केट वैल्यू में, मान लो आपकी मार्केट वैल्यू, आपने जो बुक वैल्यू है 20,000 और आज उसकी मार्केट वैल्यू रह गई 15,000 रुपए, ठीक है, तो कितना प्राइस घट गया उसका? 5,000 से घट गया। अब आपने जो रिजर्व बनाया हुआ है वो 10,000 का रिजर्व बनाया है, आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 रुपए का, और आपकी इन्वेस्टमेंट में पैसे कितने घट गए? 5,000 रुपए का नुकसान आ रहा है। इसी नुकसान से बचने के लिए तो आपने ये रिजर्व बनाया है, तो आपका जो ये 10,000 रुपए का रिजर्व है, इसी से आप इस 5,000 रुपए के नुकसान को एडजस्ट करोगे। समझ में आ गई? जितना आपका रिजर्व है, जितना जब तक आपका रिजर्व है, जब तक ये ढाल आपके पास इकट्ठी है, ये ढाल आपके पास है, तब तक आप इससे ही उसको एडजस्ट करते रहोगे, अपने नुकसान को, अपने खर्चे को। तो 5,000 का 20,000 वाली इन्वेस्टमेंट 15,000 हो गई, 5,000 का नुकसान आपको हो रहा है, तो आपने जो ये रिजर्व 10,000 रुपए का बनाया हुआ है, इसी से एडजस्ट करोगे। 5,000 रुपए एडजस्ट करने के बाद जो 5,000 रुपए अभी भी आपके पास बच गए, वो पार्टनर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज ए प्रॉफिट। तो एंट्री देखो क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट का बैलेंस 10,000 का पूरा डेबिट कर दो 10,000 से। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितनी कमी आ गई? 5,000 की, तो इन्वेस्टमेंट को 5,000 से आप क्रेडिट कर दोगे, इतनी वैल्यू आपको कम करनी है, जिसको आपने इससे एडजस्ट कर दी, इतनी कम कर रहे हो 5,000 से, और वो कमी आपने किससे एडजस्ट की? अपने इस रिजर्व से। इसको 5,000 से डेबिट किया, इसको क्रेडिट किया, और बचा हुआ 5,000 पार्टनर्स में प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। है कोई मुश्किल? आपको लॉजिकली सोचना है, आपने किसके लिए ये पैसा इकट्ठा किया था, अगर वो आपके पास नुकसान आ रहा है तो उसको उसके साथ एडजस्ट कर दो। एडजस्ट करने के बाद भी अगर आपके पास बच जाता है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इसमें ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। अब देखो थर्ड केस क्या आता है, अगर आपकी फॉल इन वैल्यू इक्वल टू रिजर्व है, मतलब कि आपने जितना रिजर्व बनाया हुआ है 10,000 का रिजर्व है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट 20,000 की थी, वो 20,000 की जगह मार्केट वैल्यू उसकी कितनी हो गई? 10,000। मतलब आपकी मार्केट वैल्यू 10,000 होने से आपको 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, और रिजर्व भी आपने कितने का बनाया हुआ है? 10,000। तो दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। इसी नुकसान को एडजस्ट करने के लिए, इसी रिस्क को बचने के लिए, इसी नुकसान को मीट करने के लिए आपने ये रिजर्व बनाया था, तो ये आपस में आप एडजस्ट कर दोगे। 10,000 रुपए का आपकी मार्केट वैल्यू घट गई है, उसी का रिजर्व से आप एडजस्ट कर दो, तो ये रिजर्व खत्म, और आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000,
और इन्वेस्टमेंट भी अब आपके 10,000 से घट गए हैं, 10,000 ही अब आप बैलेंस शीट में शो करोगे, तो इन्वेस्टमेंट को आप क्रेडिट करोगे 10,000 से। क्लियर? ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब फोर्थ केस देखो क्या आएगा, जब आपका रिजर्व से ज्यादा प्राइस घट जाए। मान लो आपने रिजर्व बनाया है 10,000 रुपए का, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी 20,000 की, उसकी वैल्यू रह गई है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट की 20,000 रुपए वाली आपकी 5,000 रुपए रह गई, 15,000 रुपए का नुकसान हो गया आपको। आपने रिजर्व कितना बनाया? 10,000 का। तो 10,000 रुपए का रिजर्व बनाया हुआ है, जितना रिजर्व है उस ढाल को उससे यूज कर लो। मतलब कि 15,000 रुपए के नुकसान में से 10,000 रुपए रिजर्व में से एडजस्ट करने के बाद 5,000 रुपए का जो बाकी का नुकसान है वो आप रिवैल्यूएशन में डालोगे। जैसा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या था, जितना हम रिजर्व से एडजस्ट कर सकते थे उतना किया, एक्सेस क्लेम हम रिवैल्यूएशन में डाल देते। ऐसे ही अगर आपका रिजर्व से ज्यादा का फॉल इन प्राइस आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और भी कम हो गई है, तो आप उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे बाकी बैलेंस के लिए। तो आपका देखो क्या हो जाएगा, हमारा रिजर्व 10,000 का था एग्जाम्पल में, 10,000 रुपए डेबिट करो। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से घट गई? 15,000 से। तो 10,000 तो यहाँ पर एडजस्ट हो गए, 5,000 का बैलेंस रिवैल्यूएशन में डेबिट करो और इन्वेस्टमेंट को आप 15,000 से क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि अब आपको 5,000 रुपए की वैल्यू दिखानी है, 20,000 की जगह 5,000 दिखानी है, तो 15,000 से आपको यहाँ पर क्रेडिट करना होगा। क्लियर? अब इसका पांचवा केस क्या आता है, और रिवैल्यूएशन का जो ये लॉस है आप पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करोगे। इसका पांचवा केस भी आता है। पांचवे केस में क्या है, आपकी मार्केट वैल्यू मोर देन रिजर्व है। मतलब कि आपकी जो रिजर्व है वो तो है ही 10,000 रुपए, ठीक है, लेकिन आपके जो इन्वेस्टमेंट है 20,000 की जगह 22,000 हो गई, तो आपको क्या इंक्रीज इन वैल्यू आ रहा है ना, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपए का फायदा जो हो रहा है उसको आपको रिजर्व से एडजस्ट नहीं करना। रिजर्व हमने फॉल इन प्राइस के लिए बनाया था। 20,000 की जगह अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 22,000 हो गई तो आपको तो फायदा हो रहा है, उसके लिए आप रिजर्व नहीं बनाए हो। ये 2,000 रुपए आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करोगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, मतलब फायदा हो गया, फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा 2,000 से, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अब ये जो रिजर्व था 10,000 रुपए का, ये तो एज इट इज रह गया, कोई फॉलिंग प्राइस तो हुआ नहीं, तो ये एज इट इज प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। उसी तरह से ये रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, बुक वैल्यू से ज्यादा मार्केट वैल्यू हो गई है, आपकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो उस केस में आपको दो प्रॉफिट मिलेंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला प्रॉफिट, और दूसरा जो प्राइस बढ़ गया है उतना प्रॉफिट। तो दो दो प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे पार्टनर्स में। क्लियर? आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी। फिर भी रह गई है तो हम अभी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। इसके बाद अब आपका आता है, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। इसमें भी दो केसेस, एक केस जब आप उसको कैश में पेमेंट कर देते हो या चेक से पेमेंट करते हो तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, जितनी भी उसकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस बन रहा है, उसका हिसाब किताब बन रहा है, आप उसको पेमेंट कर दोगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। और कैश और बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो आपके बिजनेस से कैश और जा रहा है तो आप कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। सिंपल था, ये तो सिंपल है, कोई जा रहा है उसका आपने हिसाब किताब कर दिया, आपने उसको पेमेंट कर दी। लेकिन अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते, रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस को आप पेमेंट नहीं करते, तब उस केस में क्या करोगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और उसका जितना भी बैलेंस है उसको आप रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। उसकी कैपिटल की जगह अब वो क्या बन जाएगा, लोन अकाउंट बन जाएगा। क्लियर? ये चीज याद रखना, ध्यान रखना, जब भी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट नहीं होती तो आप उसको लोन में डाल दोगे, लोन अकाउंट में डाल दोगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है,
अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि उसको पेमेंट की है या नहीं की है, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो आपको क्या करना है, आपको ट्रीट करना है कि उसको पेमेंट नहीं हुई है। आपको कौन सी ट्रीटमेंट करनी है उस केस में, आपको लेके चलना है कि उसको पेमेंट हुई ही नहीं है, नहीं हुई तो आपको उसका बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ये भी पार्ट हो गया क्लियर। लास्ट में आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी कैपिटल किस तरह से प्रोपोर्शनेट की जाएगी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, वो कैसे होगी। वो एक लेंदी प्रोसेस है। लेंदी प्रोसेस है जिसको आपको समझने के लिए हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे साथ बने रहना ताकि ये और भी अच्छे से समझ में आ सके। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में तो हमने इसको किया ही है, समझा ही है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में इसको क्या करना है, कैसे करना है, तो बने रहना मेरे साथ। मैं लेकर आने वाली हूँ जल्दी ही इस चैप्टर के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आ जाए। ये जो हमने इतना अभी समझा, इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो आप समझ सके। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, नई वीडियो में। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वीडियो डले। ऑनलाइन सेशंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।